जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। और आपने 10th का एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया, आपको जितना भी मार्क्स है आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और चलिए 11th का जो मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है और ये है चैप्टर 2 का, जिसका नाम क्या है, जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मात्रक और मापन। और इसको हम इस पूरे चैप्टर को आज एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जो मैंने नोट्स बनाया था सेम उसी नोट्स की मदद से हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं एकदम पूरा इसी वीडियो में, एक ही वीडियो से आपका चैप्टर 2 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मापक के बारे में और मापन के बारे में। मापक क्या होता है, किसी चीज़ को मापना, तौलना। और जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं दुकान में तो हम केवल उसी तरह करते हैं, जैसे हम लोग को मान लीजिएगा चीनी खरीदना है तो हम कहेंगे चीनी दो। क्या करेंगे, हमको बताना पड़ेगा ना कि हमको 250 चीनी दो, 1 किलो चीनी दो, 2 किलो चीनी दो। तो ये जितना किलो है ये सब क्या है, यही मापन है। और हाँ, तो वही मापन हो गया, मापना, तौलना। अब इसमें आता है भौतिक राशि, एक होता है अभौतिक राशि। अब जितना भी चीज़ हम सब चीज़ को माप थोड़े ना सकते हैं। जैसे लंबाई, जैसे दुख, सुख, नफरत, भावना, ये सब होता है, इसको हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो जिसको माप सकते हैं उस आधार पर राशि 2 प्रकार की होती है, एक है भौतिक राशि, दूसरी है अभौतिक राशि। जिस राशि को मापा जाए भौतिक राशि, जिसे नहीं मापा जा सके अभौतिक राशि। अब आप ही बताइए, दुख को, सुख को, भावना को, नफरत को, इसको आप माप सकते हो? आप किसी से ये कहिएगा कि हमको 4 किलो दुख है, तुमको 3 किलो सुख है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, अभौतिक राशि। तो जिस राशि को मापा जाए भौतिक राशि, जैसे लंबाई, ताप, समय, द्रव्यमान। और अभौतिक राशि, जिस राशि को मापा नहीं जाए उसे अभौतिक राशि। अब बात करते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल राशि, एक होते हैं व्युत्पन्न राशि। और ये जो अदिश सदिश देख रहे हो, ये दिशा के आधार पर बांटा गया है, लेकिन दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा गया, लेकिन उस आधार पर नहीं। हमें भौतिक राशि का प्रकार ये होता है मूल राशि, आधारी राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। और दूसरी हो गई व्युत्पन्न राशि। कितनी राशि, 2 राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जो होती है एकदम स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती। वहीं व्युत्पन्न राशि जो होती है इस मूल राशि के अनुसार ही बनती है। जैसे उसका परिभाषा इस प्रकार होगा कि मूल राशि, आधारी राशि क्या है, तो वह राशि जो अपने आप में स्वतंत्र हो उसे मूल आधारी राशि कहते हैं। और इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे समय हुआ तो समय किसी पर निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है, इसका जब भी होगा सेकेंड ही होगा। ये द्रव्यमान भी क्या है, स्वतंत्र है, kg। फिर लंबाई, ये सब क्या है, आधारी है, क्या है, स्वतंत्र है। दूसरी है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जो होती है वो आधारी राशि पर निर्भर करती है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, तो वह राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण। क्षेत्रफल कितनी चीज़ से बनता है, जैसे लंबाई से क्षेत्रफल बनता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब बताइए मीटर स्क्वायर किसका लंबाई है, किसका मात्रक है, लंबाई का। मतलब कि 2 लंबाई का वर्ग किए तो ये क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि आधारी राशि से उत्पन्न होती है। वह राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये तो हो गया। फिर अब भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2। किसी भी भौतिक राशि को माप को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है मात्रक और एक होता है आंकिक मान। मतलब 1, 2, 3 इस संख्या वाला होता है, आंकिक मान हो गया। और ये हो गया मात्रक, यानी kg, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होता है। जैसे हम चीनी का ही उदाहरण दिए कि हम दुकान में कहेंगे कि हमको चीनी दो, तो क्या हमको चीनी ऐसे ही दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अब हमने क्या किया कि kg चीनी दो, इतना kg चीनी दो। अब सिर्फ kg बता देंगे तो हमको चीनी मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमको क्या बताना पड़ेगा, उसका आंकिक मान बताना पड़ेगा कि हमको 2 किलो चीनी दो, रसगुल्ला बनाना है। तो इस बार इससे ना हमको मिलेगा। तो
भौतिक राशि के माप को व्यक्त करने के लिए कितनी चीज़ें की आवश्यकता होती है? 2। और इन दोनों के बिना दोनों होना एकदम अति आवश्यक है। अगर आप मात्रक बताइएगा, आंकिक मान बताइएगा तो ये नहीं होगा, आपको दोनों बताना पड़ेगा कि हमको 2 किलो चीनी दो तो उतना मिलेगा। अब बात करते हैं मात्रक क्या है। तो मात्रक किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक नियत मान को, भौतिक राशि किसमें मतलब एक नियत मान होता है। जैसे कि कोई चीज़ को तौलने वाला है तो उसको द्रव्यमान में, द्रव्यमान है तो उसको केजी में मापते हैं। वहीं जब हमारी हाइट हो गई उसको सेंटीमीटर में मापते हैं, और क्षेत्रफल को, ये एरिया होता है, लंबाई को मीटर, मतलब ये सबसे जो नापते हैं, जो मापन होता है, नियत होता है, उसी को मात्रक कहते हैं। और इसे यू से सूचित किया जाता है, छोटे यू से सूचित किया जाता है। दूसरा चीज़ आया हमारा आंकिक मान। और आंकिक मान क्या होता है? वो मान जो हमें बताता है कि मात्रा का प्रयोग कितनी बार हुआ है, इसे आंकिक मान कहते हैं। जैसे हम केजी के ले लिए तो उसमें अगर हम 2 केजी करें तो हम केजी को कितने बार उपयोग कर रहे हैं? 2 बार, यानी हमको 2 केजी चीनी चाहिए। और इसे क्या है, नंबर होता है तो इसे एन से सूचित करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर छड़ हो गया, अगर इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई अगर 4 मीटर है तो इसी को वहीं लिखेंगे 4 मीटर। इसमें 4 क्या है? आंकिक मान है, और मीटर क्या है? मात्रक है। तो हो गया मात्रक और आंकिक मान। ये क्या है? यह नियत मान होता है। आंकिक मान क्या होता है कि वो मान मात्रक का प्रयोग कितनी बार हुआ है ये बताता है। फिर इसके लिए नोट है, जब किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होता है तब आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। अर्थात किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान n मात्रक u का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम पैसा रुपया से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं गए आप कुछ खरीदने और आपको 10 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपने दोस्त से 2 शब्द कहिएगा। एक कहिएगा कि भाई हमको 1000 पैसा दो। कितना दो? भाई हमको 1000 पैसा दो। और दूसरा चीज़ करना कि हमको 10 रुपया दो। इसमें कुछ अंतर बुझाया? देखिए, ये पैसा और रुपया क्या है? पैसा और रुपया में सबसे बड़ा मात्रक क्या है? रुपया है। लेकिन यह संख्या वाला मान देखिए तो 10 है और ये 1000 है। तो यही कह रहा है कि ये मात्रक जो होता है आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान n मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी दोनों तो एकदम क्या है? बराबर है ना। लेकिन इसमें देखिए, इस पैसा और रुपया में बड़ा मात्रक क्या है? रुपया है। लेकिन वहीं इसका आंकिक मान देखिए तो रुपया का कम है, पैसा का ज़्यादा है। तो इससे यही हुआ कि कोई भी भौतिक राशि का आंकिक मान मात्रक का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में यही का उपयोग करते हैं, मतलब कि मात्रक ज़्यादा और आंकिक मान वाला कम। वहीं 1000, ये तो हो गया कि जो मापन होता है आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जितना मतलब छोटा आंकिक मान होगा उसका बड़ा मापक होगा। अगर मापक अगर छोटा होगा तो उसका आंकिक मान क्या होगा? बड़ा होगा। ये हो गया। फिर मात्रकों के प्रकार। अब मात्रक कितने प्रकार के हुए? तो 2 प्रकार के मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है? मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मतलब वैसी राशि जो स्वतंत्र हो या अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो उसे कहते हैं मूल मात्रक। जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया। ये किसी पर निर्भर नहीं करता, एकदम ये अकेले है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि कोई भी मात्रक अगर वह अकेले है तो उसके साथ कुछ भी वर्ग, स्क्वायर, बट्टा, भिन्न कुछ भी नहीं है तो समझ लो क्या है? मूल मात्रक है। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। फिर बात करते हैं दूसरी राशि, व्युत्पन्न मात्रक। ये तो हो गया मूल मात्रक। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो ऐसी मात्रक जो मूल राशि पर निर्भर हो, मतलब मूल मात्रक है इस पर क्या हो? निर्भर हो, तो उसी को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। इसमें जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर प्रति सेकेंड, ये सब क्या है? वेग का मात्रक है, वेग का मात्रक है। और इसमें क्या क्या है कि मीटर है और सेकेंड है, मतलब इसमें लंबाई है और समय है। इससे क्या हुआ? ये इससे ही ना निकला है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब फिर बात करते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में।
तो मात्रकों की कुल 3 पद्धति है। मूल मात्रकों में व्युत्पन्न मात्रों को समूह की पद्धति को प्रणाली कहते हैं। मतलब जितना मात्रक है सबको एक समूह में बांट रखा गया है, उसी को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। और ये जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है, मतलब हर देशों में अपना अलग अलग मात्रक मापन होता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में पाउंड होता है, इंग्लैंड में और इथी में अमेरिका में जो होता है डॉलर कहा जाता है, हमारे यहाँ रुपया कहा जाता है। ये सब क्या है, ये सब अंतर है मात्रकों का। और एक स्टार पॉइंट की 1960 से पहले विभिन्न देशों में अलग अलग मात्रकों की पद्धति थी। CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति। और CGS पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड था। और इसे गाउसियन या दशमलव पद्धति भी कहा जाता है। फिर आया दूसरा पद्धति था FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड है, और इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। शायद सेकंड तो सब में होता है, सेकंड एक यूनिवर्सल तो इंटरनेशनल मात्रक है, हर देश में सेकंड ही चलता है समय के लिए। और तीसरा है MKS पद्धति, इसमें होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इसमें इस पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये तो हो गई क्या, तीनों पद्धति हो गई, मतलब कैसे कैसे मापा जाता है। इस पद्धति को जॉर्जी पद्धति कहते हैं। और ये जो होता है देखिए, इसे CGS पद्धति को दशमलव पद्धति, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति, MKS पद्धति को जॉर्जी पद्धति कहते हैं। ये जॉर्जी पद्धति मतलब कोई जॉर्ज नामक वैज्ञानिक खोजा होगा, इसलिए। अब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बात करते हैं। ये तो था पहले था, ये कहाँ कब था, 1960 के पहले ये सब था। अब आए 1960 के बाद मात्रक क्या क्या हुआ, देखिए उसको देखते हैं। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, वर्तमान समय में SI मात्रक के 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक है। मतलब 7 को ऐसा मात्रक है जिससे सभी मात्रक का निर्माण होता है, जिसमें पहला आता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ये 7 हो गया, और ये 7 को क्या करना है, आपको याद रखे रहना है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप को केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। और इन मीटर को छोटी m से, और किलोग्राम लंबाई का मीटर और इसका m होता है, किलोग्राम का kg होता है, सेकेंड का सेकेंड होता है s, और एम्पियर का बड़ा वाला a, केल्विन का बड़ा वाला k, कैंडेला का छोटा cd, और मोल का छोटा mol। क्या है, इसका मात्रक हो गया। मतलब ये तो हो गया, ये हो गया नाम, ये हो गया ये हो गया राशि, ये हो गया नाम, और ये रहा उसका संकेत। अब बात करते हैं इसके बीमा के बारे में। बीमा को तो खैर इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ देर बाद आएगा, ठीक है। और ये जो बीमा जो है एकदम 12th क्लास में डरा के रखता है। ये आप 11th में अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो 12th में सब चीज़ का बीमा आप आसानी से निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, मूल मात्रक है। और फिर 2 राशि होती है, क्या है, संपूरक है। एक है समतल कोण, एक होता है घन कोण। समतल कोण को रेडियन, और जितना भी ट्रिगो का फार्मूला है, मात्रक है, 10th क्लास में तो सब डिग्री में पढ़े थे, लेकिन उसी चीज़ को इंटरमीडिएट में आपको रेडियन में पढ़ना पड़ेगा। और ये क्या है, स्टेरेडियन, और इसे SR से सूचित किया जाता है। ये हो गया, मतलब इन 7 का मूल राशि हमेशा याद रखना है, और ये संपूरक राशि है, इसको भी क्या करना है, याद रखे रहना है। फिर SI मात्रक मूल संपूरक की परिभाषा। सबका क्या है, एक एक परिभाषा। जैसे मीटर, मतलब इस 7 को जो हम देखे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन, ये सब जो होता है इससे संबंधित पढ़ेंगे। तो मीटर क्या है, सबसे पहले ये तो लंबाई का मात्रक। किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। और ये 1 सेकेंड का लंबाई का मात्रक है, और यह 1 सेकेंड का इतना भाग है। 1/200 का दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बताइए, 29 करोड़ 97 लाख 92,458। इसका 1 सेकेंड का इतना भाग है। इतना समय में निर्वात में प्रकाश दर रहता है
किए गए को 1 मीटर कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड का इतना भाग समय में जितना प्रकाश अगर दूरी तय कर ले उसी को कहते हैं 1 मीटर। ये हो गया। और ये कब से है? 1983 में शायद इसका मतलब मालूम चला था। 1983 में खोजा गया था। फिर बात करते हैं दूसरा मात्रक केजी। और ये किसका मात्रक है? यह द्रव्यमान का मात्रक जो पेरिस के निकट रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक टुकड़े के द्रव्यमान को 1 केजी माना गया था। मतलब पेरिस में एक सेवेरस नाम का जगह है, वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम नाम के एक धातु का टुकड़ा था और उसी को रख दिया गया और उसी को मान लिया गया क्या वो 1 केजी है। और इसको आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, दिख जाएगा आप लोग को। और केजी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। इसमें ई याद रखना है, मीटर में ई याद रखना है। ये इतना भाग है इस सब नॉलेज के लिए, लेकिन ये याद रखना है। फिर बात करते हैं तीसरा मात्रक समय का मात्रक सेकेंड के बारे में। और यह समय का मात्रक है क्या है? और 1 सेकेंड वह समय अंतराल जिसमें परमाणु घड़ी 1 सीजन 133 का परमाणु द्रव्य इतना कंपन करता है, ऐसे 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 क्या करता है, हिलते रहता है। तो 1 सेकेंड में मतलब इतना परमाणु 1 सेकेंड में कंपित होने लगता है, तो उसे 1 सेकेंड कहते हैं। तो वह समय का सेकेंड समय का ऐसा ही मात्रक है। और 1 सेकेंड समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 का परमाणु इतना कंपन करता है। और ये कब से मान्य है? 1967 से मान्य है। परंतु ये आपको याद नहीं रखिएगा, फिर भी बस ये याद रखना है कि किसका मात्रक है। फिर एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक है। तो ये प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है और 1948 से मान्य है। फिर केल्विन जल के त्रिक बिंदु उष्मागतिकी के ताप का 1/273 का 16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। और शुद्ध जल का जो होता है, शुद्ध जल का ताप केल्विन में 273.15 होता है। सॉरी, यहाँ 15 होता है ये भी। और ताप क्या होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस। और इसका पास्कल में 611.65 होता है। शुद्ध जल का ये क्या है? ताप का मात्रक है केल्विन में। फिर छठा नंबर मोल, ये क्या है? पदार्थ के परिमाण की मात्रा है और 1971 में आया था। और इसमें कार्बन 12 में 6.302 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। और उस आधार पर इस मोल को परिभाषा मतलब इस मोल को बताया गया था। कब बताया गया था? 1971 में। फिर सातवां आता है ज्योति तीव्रता और इसका मात्रक ये होता है इसका कैंडेला। यह एक निश्चित दिशा में प्रकाश के किसी स्रोत के कारण जो 5.4×10⁻14 हर्ट्ज प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी दिशा में तीव्रता को 1/683 ओमेगा एस्टेरेडियन हो उसे 1 कैंडेला कहते हैं। और 1979 से क्या है? मान्य है। फिर पूरक मात्रक कितने हैं? 2, एक है रेडियन, एक है एस्टेरेडियन। तो एक रेडियन का मतलब क्या हुआ कि वह कोण जो एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं पर बनता है और जब ये परिधि पर त्रिज्या की लंबाई के चाप को बराबर काटी है। जैसे कि ये हमारा हुआ क्या? वृत्त हुआ और यहाँ पर हुआ केंद्र और ये हुआ हमारा क्या? त्रिज्या। एक त्रिज्या हुआ, करा 2 त्रिज्या, तो ई के 2 त्रिज्या यहाँ हुआ, ये हो गया। अब देखिए, अब जब ये परिधि पर त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप काटती है, अब इतना क्या हुआ? कट जाएगा। और ये जितना कटा गया ये सब कटा है, इसी को एस्टेरेडियन कहते हैं और सॉरी रेडियन कहते हैं। और ये बराबर चाप पर क्या करती है? काटती है। ये क्या होती है? ये चाप हो गई, इधर जो हो गया दीर्घ चाप, ये लघु चाप, ये तो क्या हो गई? चाप हो गई। और इसे डी थीटा से सूचित किया जाता है, ds/dr होता है। फिर एस्टेरेडियन की बात करें तो एस्टेरेडियन ये घन कोण का मात्रक होता है। घन कोण जैसे कि घन कोण ऐसे हो जाएगा और ऐसे होता है इधर इधर, इसी को घन कोण कहते हैं। तो घन कोण का मात्रक है जो गोले के पृष्ठ पर तो ये एस्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग होता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो और गोले के केंद्र पर अंतरित करता हो। ये घन कोण का क्या है? मात्रक। जैसे ई हमारा क्या हुआ? गोला हुआ, इनके बीच क्या है? त्रिज्या हो गई। और कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग हो, इनके बीच दूरी होगी ये वर्ग, अब इसके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर हो और इसके केंद्र
ये रहा हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है मापन में त्रुटि। और इसका परिभाषा क्या होगा? जब वास्तविक मान में से मापित मान या प्रायोगिक मान को घटाते हैं तब उसे मापन में त्रुटि कहते हैं। किसी मापन में वास्तविक मान तथा मापित मान या प्रायोगिक मान के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को मापेंगे और उसमें गलतियां हो गई, उसी गलतियों को कहते हैं क्या? त्रुटि। अब इसका परिभाषा क्या हुआ कि जब वास्तविक मान में से मापित मान या प्रायोगिक मान को घटाते हैं तब इसे मापन में त्रुटि कहते हैं। और इसका एक फार्मूला हो गया कि मापन में त्रुटि वास्तविक मान माइनस मापित मान। हालांकि इस टॉपिक को जो है नए एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। अब जब नया एनसीईआरटी जब किताब देखिएगा तो उसमें ये टॉपिक जो है एकदम डिलीट कर दिया गया है और उसके बाद सीधे सार्थक अंक पढ़ना है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर त्रुटि के प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? वे त्रुटि जो एक ही दिशा के प्रवृत्त होते हैं उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। मतलब वैसी त्रुटि जो एक ही दिशा के प्रवृत्त हो, एक ही जैसा हो और वो क्रम बाई क्रम हो तो क्रमबद्ध त्रुटि। फिर इसके प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि के भी प्रकार, तो इसके 3 प्रकार है कि यंत्रगत त्रुटि, एक प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता त्रुटि, एक होता है व्यक्तिगत त्रुटि। अब यंत्रगत त्रुटि में जो यंत्र द्वारा होता है तो वह त्रुटि जो किसी यंत्र के अपूर्णता के कारण उत्पन्न होता है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। जब किसी चीज़ की लंबाई को हम नाप रहे हैं और उसमें जो यंत्र के कारण ही उसकी मतलब लंबाई जो है गलत मापा जाए तो उसे को कहते हैं क्या? यंत्रगत त्रुटि। और दूसरा त्रुटि हुआ प्रायोगिक तकनीकी एवं कार्यविधि में अपूर्णता। तो वह त्रुटि जो पाठ्यांक लेते समय सही ढंग से तकनीक का उपयोग न करने पर उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता कहते हैं। हम किसी चीज़ को माप रहे हैं और मशीन भी ठीक ठाक है लेकिन हमारी गलतियों के कारण मतलब हम कुछ इधर से उधर कर देते हैं, तकनीकी खराब हो जाती है तो उस त्रुटि को कहते हैं प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता त्रुटि। जैसे थर्मामीटर को बाजू में लगाने पर शरीर का बुखार सही ढंग से मापित न होना। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार लग गया और थर्मामीटर से जब उसकी माप की जा रही है तो गलत बता दे रहा हो तो ये किसके कारण हुआ? मशीन की में बिगड़े तकनीकी समस्या के कारण ये जो होता है उत्पन्न हो रहा है। तीसरा त्रुटि हुआ व्यक्तिगत त्रुटि। वह त्रुटि जो प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानी नहीं बरतने के कारण होता है उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसे हम ही कोई मशीन लाए और उसको हम माप रहे हैं तो जब हमारी गलती के कारण उसमें जब गलती हो जाए, एरर हो जाए, त्रुटि हो जाए तो उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ये हुआ जैसे बुखार को ही मापना है तो हम थर्मामीटर लगा लिए लेकिन उसका बटन भी नहीं दबे या फिर मशीन लगाना चाहिए कहाँ लगा दिए कहाँ, तो इससे भी क्या होता है उसका बढ़िया से माप नहीं हो पाता है। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत त्रुटि हुआ। फिर आया यादृच्छिक त्रुटि। त्रुटि 2 प्रकार की होती है, एक क्रमबद्ध त्रुटि, एक यादृच्छिक त्रुटि। तो ये सब क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार है और यादृच्छिक त्रुटि तो वह त्रुटि जो मापन में अनियमितता के कारण होता है उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। हम माप दिए और उसमें अनियमितता बरती गई और उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न हुआ वह यादृच्छिक त्रुटि हुआ। और यह प्रायोगिक अवस्था में ताप में परिवर्तन, वोल्टता प्रदाय में परिवर्तन, प्रायोगिक यंत्र में कंपन, प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा अनियमितता के कारण होता है। मतलब इसमें सभी का दोष होता है और इसे कहते हैं क्या? यादृच्छिक त्रुटि। फिर एक और टॉपिक है क्या? अल्पतमांक। ये क्या है? तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापे जा सकने वाले छोटे से छोटे मान को अल्पतमांक कहते हैं। कोई भी मतलब मापने वाला यंत्र हो गया और उसे सबसे छोटी माप जो होता है उसे हम माप लेते हैं तो उसे कहते हैं अल्पतमांक। हम कोई भी यंत्र हो गया उसको हम जब मापते हैं और उसमें जब से सबसे छोटा मान जो होता है जिसे मापा जा सके उसे अल्पतमांक कहते हैं। जैसे हम जो होता है स्केल खरीदते हैं तो कितने सीएम का होता है? 15 सीएम का होता है, लेकिन इसमें सबसे मिनिमम किसको हम माप सकते हैं? 1 सीएम को माप सकते हैं, उसको माप सकते हैं ना। तो एक मतलब ऐसे होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सीएम होता है, ये 2 सीएम होता है और इनके बीच की छोटी छोटी होती है ये एमएम होती है। तो ये क्या है? सबसे छोटी है, सबसे छोटी, तो इसी को क्या कहेंगे? अल्पतमांक कहेंगे। फिर
इसकी भी त्रुटि, तो इसमें क्या त्रुटि हो जाती है उसको पढ़ना है। यदि कम अल्पतमांक वाले यंत्रों का प्रयोग करके मापन में त्रुटि आता है तो इसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। फिर 3 तरह की त्रुटि होती है, एक आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक माप और प्रायोगिक माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, और ये धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। निरपेक्ष त्रुटि भौतिक राशि के वास्तविक माप और प्रायोगिक माप के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है इस तरह होगा कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक माप माइनस मापित माप, ये हो गया। फिर दूसरी त्रुटि अपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि यथार्थ मान के अनुपात को अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, और इसका फॉर्मूला ऐसे हो गया। फिर प्रतिशत त्रुटि, जब अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तब उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि, तो जब अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और अपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, तो निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ माप के अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, और इसमें अगर हम 100 से गुणा कर दिए तो ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। फिर एक और आया माध्य निरपेक्ष माध्य त्रुटि। निरपेक्ष माध्य त्रुटि, माध्य यहाँ होगा, गलती से लिख दिए थे। जब किसी भौतिक राशि का मान वास्तविक निकालते हैं तथा उसमें माध्य मान में से व्यक्तिगत मान का अंतर करने पर प्राप्त होता है उसे निरपेक्ष माध्य त्रुटि कहते हैं, और इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। डेल्टा A1 डेल्टा n, मतलब जहाँ की त्रुटि याद नहीं हुई इसी को डेल्टा A1 हो गया, और A माध्य माइनस A1। इसको हालांकि इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसका नोट पॉइंट, ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष माध्य हमेशा धनात्मक होगा। कोई भी ऋणात्मक जो होता है क्या माध्य निरपेक्ष माध्य त्रुटि ये जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसके परिमाण को मॉडुलस डेल्टा ए में लिखा जाता है, हो गया। फिर डेल्टा ए माध्य बराबर सिग्मा इनिशियल इक्वल टू 1 और n, और फिर इसे मॉडुलस में निरपेक्ष माध्य त्रुटि को रख दिए हैं। अपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए माध्य बटा ए माध्य, ये पता नहीं कैसा कैसा है, और फिर इसमें 100 से जब गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा, हो गया। फिर आता है त्रुटियों के संयोजन में, तो त्रुटियों का संकलन, त्रुटियों का व्यकलन, गुणा भाग, और संकलन को ही योग कहते हैं, व्यकलन को घटाव कहते हैं। तो सबसे पहले त्रुटियों का संयोजन क्या है, तो जब एक भौतिक राशि का परिमाण एक दूसरे से राशि से मिलकर बनता है तो परिणामी राशियों को संयोजित करके ज्ञात किया जाता है, इसे त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। जब एक भौतिक राशि का परिमाण एक से अधिक राशियों से मिलकर बनता है तो जितना भी अधिक से बहुत सारा मापने वाला जो हो गया यंत्र हो गया, और उससे बहुत सारी राशियों को मिलकर मापा गया, और उन सबको जब संयोजित किया जाएगा तो उसे ही क्या कहेंगे, त्रुटियों का संयोजन कहेंगे, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो घनत्व की त्रुटि द्रव्यमान और आयतन की त्रुटि को संयोजित करके क्या करेंगे, ज्ञात कर देंगे, गया। फिर एक संकलन, अब त्रुटियों का क्या संकलन यानी योग, इसमें अब ऐसे पढ़ते हैं कि यदि मान लेते हैं कि भौतिक राशि का मान जो है जे आया और वो क्या है ए बी से मिलकर बना है, तो जे बराबर क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। भौतिक राशि ए में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, तो डेल्टा प्लस माइनस लिख देंगे, और ये हो गया ए प्लस डेल्टा ए। उसी प्रकार अगर बी, मतलब कि इसमें क्या कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। अब हम किसी भी परिणामी भौतिक राशि को जेड मान लिए हैं, और वो जो जेड जो है किससे बना है, ए से बना है और बी से बना है, तो इसको ए को अलग तरीका से लिखा गया, बी को अलग तरीका से लिखा गया, जेड को अलग तरीका से लिखा गया, यही हुआ। और इस सब को एक समीकरण मान लिया गया, और इन सब को क्या किया गया, जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो ऐसे आ गया 4 गुमान। तो त्रुटियों के संयोजन में कितने मान संभव हो सकते हैं, 4 मान संभव हो सकते हैं। जब त्रुटियों को जोड़ा जाएगा तो कितने मान संभव होंगे, 4 मान संभव होंगे।
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। कभी डेल्टा, अगर डेल्टा धनात्मक रखे तो इसको धनात्मक, इसको ऋणात्मक कर देंगे। फिर अगर इसको ऋणात्मक रखे, जब इसको हम ऋणात्मक रखेंगे तो इसको ऋणात्मक धनात्मक मानना होगा। देखिए इन दोनों को एक जैसा करके तब इसका साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस त्रुटियों के संयोजन में कितने मान संभव है, तो 4 मान संभव है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आते रहता है, मंथली एग्जाम होगा या फिर 6 माही एग्जाम होगा तो उसमें देखिएगा ये आएगा। तो क्या होगा कि त्रुटियों के संयोजन में संकलन करने पर त्रुटि के कितने मान संभव है, तो इसके 4 मान संभव हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे अधिकतम मान कौन होगा, प्लस वाला होगा, दोनों धनात्मक है और यही क्या होगा, अधिकतम मान होगा। फिर व्याकलन की बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, अंतर। तो माना कि दो भौतिक राशि ए बी है जिसका मापित मान ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, और ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, और उसका अंतर क्या हो रहा है, जे हो रहा है। तो ए माइनस बी बराबर क्या हुआ, जे हुआ। अब इसको मान लिया गया समीकरण 1। अब सभी को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना। ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और देखिए बी के बदले ये लिखा गया है, देखिए ये जो बी है, सॉरी देखिए बी है, बी के जगह इस तरह, ए के जगह इस तरह, लेकिन क्या करना है, व्याकलन निकालना है, घटा होगा तो यहाँ चिन्ह में क्या हुआ, घटा हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसको अलग अलग किया गया। जब इसको अलग अलग किया गया तो इसके भी कितने मान निकले, 4 मान संभव हो सकते हैं। इसके भी कितने मान संभव हो सकते हैं, 4 मान संभव हो सकते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, एकदम व्याकलन के जैसा, संयोजन के जैसा ये भी हो जाएगा। इसके भी कितने मान हुए, 4 मान। तो अतः जब दो भौतिक राशियों को संकलित या व्यक्लित किया जाता है तो अंतिम परिमाण निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होता है। जब हम त्रुटि को जोड़ेंगे, व्याकलन करेंगे या समाकलन करेंगे तो उसको अधिकतम मान क्या हो जाएगा, उसका अधिकतम मान जो होगा योग के बराबर होगा, अंतिम परिमाण और निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होगा। फिर बात करते हैं अब गुणनफलों में त्रुटि। तो माना कि ए बी दो भौतिक राशि है और जिसका मान जो है ए को इस तरह लिखे, बी को इस तरह लिखे, ये होगा। और ये क्या है, डेल्टा ए बी क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि होगा। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा लगाकर करते हैं, इसलिए जिस भी राशि को अगर हम इसको हम क मानते तो यहाँ पर डेल्टा क लिखना पड़ता है, इसको हम ग मांगते तो यहाँ पर डेल्टा ग लिखना पड़ता। मतलब जो भी मानेंगे उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा लगाना पड़ेगा। और गुणनफल में क्या होता है, सभी को गुना किया जाता है। तो इसमें इस राशि को इस राशि को क्या किया गया, गुना किया गया, और ये जे निकला। ये सब क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। और ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर इसके निरपेक्ष और इसके सब निरपेक्ष त्रुटियों के बारे में लिखेंगे। तो ए जब होगा तो उसको निरपेक्ष में कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए और फिर प्लस माइनस केवल ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो दोनों को बदले ई लिख दिए और गुणा हो गया। जब गुणा हो गया तो देखिए यहाँ पर ई ए और डेल्टा भी क्या है, बहुत छोटा है। जिस चीज़ में डेल्टा हो गया वो क्या है, छोटा है। और डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी ये क्या उपेक्षणीय है, जिसे नहीं देखा गया है। तो ई खत्म हो जाएगा और ई दोनों खत्म हो जाएगा। जब ई दोनों खत्म हो जाएगा तब बचेगा कौन, जब ई दोनों खत्म हो गया तो ई बचा। अब इसमें ए बी से भाग दिया जा रहा है, ए बी से क्या दिया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। ये ए बी हो गया, ये इसमें क्या किया जा रहा है, ए बी से भाग दिया जा रहा है सभी में। तो ए बी से भाग दिया है, ए बी से यहाँ पर कट के हुआ, ये कट जाएगा और इधर का ए वाला कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा, ये बच गया। तो इसको भी मान लिया गया समीकरण। और इसके भी कितने मान संभव हो सकते हैं, 3 मान संभव हो सकते हैं। डेल्टा ए बटा ए, डेल्टा बी बटा बी एक हुआ। और यही जो है अधिकतम मान है इसका। तो इसके भी कितने मान संभव हुए, इसके भी 4 मान संभव हुए। और ई सब से जो होता है, यह नियम बताता है कि जब दो राशियों को गुना या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिमाण में अपेक्षिक त्रुटि और उन गुणक के भाजकों का अपेक्षिक त्रुटियों का क्या होता है, योग होता है। देखिए निकाले हैं तो ऐसे हुआ है, डेल्टा जे बटा जे, डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी।
तो ये नियम क्या बताता है कि जब भी राशियों को जो गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है तो उसका परिणाम जो होता है अपेक्षित त्रुटि उनके गुणकों के भाजकों और अपेक्षित त्रुटियों के योग के बराबर होता है। ये हो गया इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये हो गया, इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कितने मान संभव है इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब बात करते हैं सार्थक अंक के बारे में। क्या किया है एनसीईआरटी ने, इन सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। ये त्रुटि वाला जो टॉपिक है इसको क्या किया है, डिलीट कर दिया गया है और सीधे डिलीट के बाद आ गया है सार्थक अंक। चलिए इसको पढ़ते हैं। और इसके बाद सार्थक अंक के बाद आएगा इसको कैसे लिखा जाता है, और फिर आएगा बीमा, फिर बीमा को कैसे लिखा जाता है। और वो जो बीमा वाला टॉपिक है वो 12th क्लास में भी काम आता है। और बहुत सारे मात्रक होते हैं, मान होते हैं, सूत्र होते हैं, उन सब का बीमा निकालना आता है। अगर आप 11th में सीख लीजिएगा तो 12th में सभी बीमा आसानी से आप निकाल लेंगे। तो देखिए सार्थक अंक, मापन में यथार्थता और शुद्धता को दर्शाने के लिए सार्थक अंक की जरूरत होती है। किसी भी चीज़ को माप लिया लो, यथार्थ है और शुद्ध है, इसको दिखाने के लिए किसकी जरूरत होती है, उसके सार्थक अंक की होती है। और इसका परिभाषा इस प्रकार होगा कि किसी मापन में निश्चित अंक प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी मापन में निश्चित अंक और अनिश्चित अंक, इन दोनों अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। देखिए अगर किसी पेंडुलम या मतलब ऐसे झूलने वाला आवर्तीय गति जो होता है उसमें से उसका दोलन काल निकाला गया 1.62 सेकेंड। तो क्या हुआ, सार्थक दोलन काल इतना निकाले, लेकिन इसमें निश्चित क्या है, ये दोनों क्या है, निश्चित है, लेकिन जो दू आ गया है ये क्या है, अनिश्चित है। तो इसी को सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक के नियम बताते, तो सार्थक अंक के लिखने के 5 नियम है, इन सबको याद रखना होगा। पहला नियम कहता है कि अशून्य अंक या शून्य इतर अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि जिसमें बिना शून्य वाला, एगो शून्य के छोड़ कर बाकी सब अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये तो हो गया। जैसे अगर हम जीरो लिखें और 4 लिखें तो इसमें सार्थक अंक कौन होगा, क्या करें, जीरो को छोड़ करते, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। सार्थक अंक के नियम, जिसमें पहला नियम तो ये हो गया कि बिना शून्य वाला जो अंक होता है सब सार्थक अंक होता है। दूसरा, अशून्य अंक के बीच शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, इसके बीच अगर हम जीरो रख दें, ये क्या है, 2 अशून्य है और इसके बीच जीरो है, तो ये भी सार्थक अंक होगा। अगर ये पहले होगा तो ये नहीं होगा, यही अगर इसके बीच में हो जाए तो ये सार्थक अंक होगा। तीसरा, अंतिम अशून्य के दाईं तरफ शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। दाहिने तरफ, अंतिम अशून्य के दाहिने तरफ शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे कि 0 हो गया, 0 0 3 4 0 मतलब 5, और ये क्या है, इसके दाहिने तरफ, इधर दाहिने तरफ 0 जब होगा ये क्या होगा, सार्थक अंक नहीं है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा, दशमलव बिंदु के दाईं तरफ, दशमलव हो गया दाईं तरफ मतलब इधर, एवं अशून्य अंक के बाईं तरफ, अशून्य अंक यानी ई हो गया इसके बाईं तरफ यानी इधर, शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव हो गया, ये पहले 0 दे दिया तो ये क्या होगा, ये भी सार्थक अंक नहीं होगा। फिर पांचवा, दशमलव बिंदु के दाईं ओर और एवं अशून्य अंक के दाईं तरफ शून्य सार्थक होते हैं। ये तो हो गया, मतलब दशमलव बिंदु हो गया उसके दाईं तरफ इधर, अशून्य के बाईं तरफ इधर, इनके बीच यहाँ पर अगर 0 हो गया तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। पांचवा पॉइंट, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु हो गया इसके दाईं ओर एवं अशून्य अंक के बीच शून्य जो होते हैं सार्थक होते हैं। दाईं तरफ बोल रहा है मतलब कि अशून्य के भी दाईं तरफ, ये हो गया दशमलव और यहाँ ये हो गया 3 अशून्य अंक, और इधर 0 होगा तो ये होगा ये सार्थक अंक
होगा। इसके उदाहरण जैसे 410 हो गया, तो कहा जा रहा है कि बाईं तरफ जो होता है, दाईं तरफ शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। तो इसके देखिए दाईं तरफ शून्य है तो सार्थक अंक होगा, नहीं होगा। तो इसको छोड़ देंगे और 4 एक होगा, कितने सार्थक अंक हो गए? 2 हो गए। वहीं दशमलव का रहा है, वहीं दशमलव के दाईं ओर, दशमलव गया इसके दाईं ओर अगर 0 होगा तो क्या होगा? सार्थक अंक होगा। तो ये क्या है? ये सार्थक अंक है। फिर 0.00 निकल रहा है दशमलव के दाईं तरफ और बाईं तरफ हो तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। तो देखिए दशमलव गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। केवल इसमें 3 ही सार्थक अंक हो गए, यानी कि एगो। फिर अगला उदाहरण 0.600, तो इसमें दशमलव के दाईं ओर जो होता है वो सार्थक अंक होता है। तो दशमलव के इसके दाईं ओर जितना ही सार्थक अंक होगा, यानी कि 3 हुआ। और फिर ये 5.001, इसमें क्या है? दशमलव के बाईं तरफ और अशून्य के बीच में तो मान्य नहीं होगा, तो इसमें भी कितने हो गए? 2 हो गए। ये हो गए सार्थक अंक लिखने के उदाहरण। और इससे महत्वपूर्ण बिंदु, किसी सार्थक अंक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो गई उसके मात्रक अगर हम बदल दी, जैसे कि ये कलम हो गया, इसको हम पहले mm में मापे थे, मान लीजिए 0.4 mm, ये हो गया 4 mm। और इसी को हम क्या किए कि 0.004 cm कर लिए, तो इससे इसका सार्थक अंक 1 है। तो इधर भी क्या होगा? 1 ही होगा। ये ना कि जब हम इसका मात्रक बदल दिए तो ये भी बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ आ ही गया होगा। फिर दूसरा नियम कहता है कि सार्थक अंक में 10 की घात से गुना करने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। कोई भी सार्थक अगर 3 हो गया और उसके गुणा किए 10 प्रकार A B C जति मन कर लिख दिए, तो इसका मतलब ये बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो 10 से भी गुना करेंगे तो कोई मान नहीं बदलेगा, सार्थक अंक नहीं बदलेगा। और तीसरा नियम कहता है कि सार्थक अंक की संदिग्धता दूर करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन 10 की घात का प्रयोग करनी चाहिए। संकेतन का रूप A गुने 10 पावर B, जहाँ A बराबर 1 से 20 की कोई संख्या और B बराबर 9। तो सार्थक अंक से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। फिर एक और सार्थक अंक से संबंधित अंकीय संक्रियाओं का नियम। इसके क्या क्या नियम होते हैं? तो पहला नियम, सार्थक अंक को संतुलन या व्यकलन करने पर अंतिम परिमाण में उतने ही अंक रहने देंगे जितने दशमलव के बाद कम से कम अंक हो। यदि दशमलव अंक अगर मतलब कि दशमलव वाले अंक को अगर घटाएंगे और जिसमें कम से कम ही क्या होना चाहिए? अंक रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम 9.1 में से अगर 7.346 घटा रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 खुद से मान लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा ये 9 होगा, तो ये बचेगा क्या? 5, ये हो जाएगा 0, तो 0 में से 3 गया तो बचेगा 7, ये हो जाएगा 8, 8 में तो गया 1 दशमलव। अब कह रहा है कि उतने ही अंक रहने देंगे जितने दशमलव के बाद कम से कम अंक हो। तो बताइए दशमलव के बाद कम से कम अंक कौन था? एगो था। मतलब कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? गायब कर देना पड़ेगा। तो इसका सार्थक अंक कितना हुआ? 1.7। क्या हुआ? एक उदाहरण था कि ऐसे ही होगा, कम से कम यूज होना चाहिए, वही सार्थक अंक होता है। दूसरा नियम कहता है कि सार्थक अंक को गुना या भागा करने पर अंतिम परिमाण में उतने ही सार्थक अंक देने रहना चाहिए जितनी संख्या में दशमलव के बाद कम से कम अंक हो। मतलब दोनों में यही कह रहा है कि अगर हम जैसे देखिए ये 10 हो गया, 10 नहीं इसको 19 कर देते हैं और इसका गुना करते हैं 2.3 से। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 19 में 38, 19 57 हो गया। और फिर 19 में 38, 40, 40, 41, 42, 43 हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 43। दशमलव के बाद एक अंक हो गया। तो इसका सार्थक अंक यही हो जाएगा। यदि हाँ हो गया, कम से कम रहना चाहिए दशमलव, कम से कम क्या है? एक है। तो इसमें भी एक है, दोनों में यही कर रहा है कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो सार्थक अंक उतने ही लेंगे जितने दशमलव के बाद कम से कम अंक होने चाहिए। ये हो गया। फिर अंकों के पूर्णांकन के नियम। यदि घटाए हुए
देखिए ई हो गया क्या, पूर्णांकन का नियम। और ई जो है खूब बढ़िया से अगर आप डिटेल में पढ़िएगा ना तो ये 8वां क्लास में है चैप्टर में, सन्निकटता का नियम। इसमें खूब बढ़िया से पढ़ना होता है। और यहाँ पर भी क्या है, पढ़ना है। तो यदि हटाए गए 5 अंक में से कोई अंक आगे के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दशमलव बोल रहा है कि 5 अंक से कम हो तो आगे के अंक में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 है, सॉरी 3 है, ये क्या है, 5 से कम है। तो 5 से कम हो तो आगे की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसमें लास्ट अंक है 3, ठीक है। और ये क्या है, 5 से कम है, तो इसमें परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ये वही कह रहा है। ये अगर हम 4.8792 लिख दिए और लास्ट अंक जो है क्या है, 5 से कम है, तो जब ये 5 से कम है तो इसके वाला में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो इसी को 4.879 भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया। फिर दूसरा कहता है कि यदि हटाए गए अंक 5 से अधिक हो तो आगे के अंक में एक क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे कि 9.78 है और ये देखिए लास्ट वाला अंक इसको हटाया जाना है, तो ये क्या है, 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो आगे के अंक में एक वृद्धि हो जाती है। तो 7 के बाद कौन आता है, 8, तो इसमें एक अंक क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो 9.8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है। तीसरा नियम कहता है यदि किसी अंक को हटाया गया, अंक 5 या 5 के साथ या 0 हो तो आगे के अंक बढ़ा दिया जाता है, यदि आगे का अंक विषम हो। ओके, अगर 3.5460 जीरो क्या किए, हम लिख दिए। और कह रहा है कि हटाया गया अंक 5 या 5 के साथ 0 हो तो आगे के अंक में बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें जब हम हटा रहे हैं तो क्या है, 5 से कम है। क्या कर रहा है कि अंकों को जब हटाया जा रहा है तो जो विषम होगा उसमें क्या होगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 3.53 है तो इसकी वृद्धि होकर क्या हो जाएगा, 3.54 हो जाएगा। और चौथा नियम कहता है कि यदि हटाए गए 5 या 5 से छोटा 5 के साथ 0 हो तो आगे के अंक में परिवर्तन नहीं होता है जब उसमें सम संख्या हो। जब देखिए यही 8.65 है और इसके 5, इसमें भी 5 दिया हुआ है, लेकिन अगर यही विषम होता तो इसमें एक अंक बढ़ा दिया होता, लेकिन इसमें सम है तो इसमें क्या कर रहा है, आगे की अंक सम हो तो परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सम संख्या है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, 8.6 का 6 ही रहेगा। ये हो गया। सार्थक अंक की लिखने की विधि हो गई और फिर उसके पूर्णांकन के नियम हो गए। अब आया इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट VVI टॉपिक, जिसका नाम है क्या, बीमा। और इसको आप अगर पढ़ लेते हो तो 12th क्लास में बीमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं बीमा आखिर है क्या। जब मूल भौतिक राशि के ऊपर घात चढ़ाई जाती है तो उस घात को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जब मूल भौतिक राशि के ऊपर घात चढ़ाई जाती है तो उस घात को बीमा कहते हैं। भौतिक राशि मतलब लंबाई, चौड़ाई, मीटर, क्षेत्रफल, ये सब जितना हुआ इसके जो राशि है इसके ऊपर अगर घात चढ़ा दें, तो जैसे m हो गया और इस पर घात चढ़ा रहे हैं, कोई पावर चढ़ा रहे हैं, तो इसी क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे। ये क्या है, बीमा है, बीमा की परिभाषा है। अब उदाहरण के लिए यदि बल है तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है ma। ये 9th क्लास में ही पढ़े हैं। F बराबर क्या होता है, ma होता है। m मतलब द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। तो अभी ये हो गया त्वरण, मतलब बल के द्वारा देखिए बता रहे हैं। तो ये बल हो गया, बल का हुआ फॉर्मूला द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को द्रव्यमान ही रहने देते और त्वरण को भी हम तोड़ सकते हैं। जितना तोड़ना हो, जितना छोटा में छोटा करना उतना तोड़ कर अगर हम करेंगे तो बीमा और आसानी से निकलता जाएगा। तो देखिए जैसे हम त्वरण को लिखे वेग गुने समय, ओके, फिर इसको भी हम तोड़ सकते हैं। वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय लिख सकते हैं ना। तो ये द्रव्यमान हुआ, विस्थापन बटा समय हुआ, और समय ये जो होता है ऐसे 1 2 3 4 जब होता है ऐसे भाग के रूप में, तो जो होता है
ये 1 2 हो जाता है और फिर क्या होता है 4/3, यानी कि 1 का गुना 4 के साथ होता है, 2 का गुना 3 के साथ होता है। ये वही कह रहा है। तो यह जो होता है समय के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो द्रव्यमान क्या हो गया, क्या द्रव्यमान गुने विस्थापन बटा समय गुने समय। अब देखिए द्रव्यमान को केजी से सूचित करते हैं, इसका राशि बता रहे हैं, इसका एसआई मात्रा। और विस्थापन क्या है, दूरी है, तो इसको मीटर कर रहे हैं। और सेकंड क्या है, एक समय है, सब समय को एस से सूचित करते हैं, सेकंड से। तो 2 है तो सेकंड स्क्वायर हो गया। देखिए ई हो गया। और इसके ऊपर क्या चढ़ा गया कि इस पर पावर कितना है, इस पर पावर कितना है, इस पर पावर कितना है, और उसी को क्या किए हैं यहाँ पर हम लिख दिए। तो यही क्या हो गया, बीमा हो गई। तो जब भौतिक राशि के ऊपर घात चढ़ाई जाती है तो इस घात को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो इसमें केजी के ऊपर 1 चढ़ा है, एम के ऊपर 1 और सेकेंड के ऊपर -2, तो ये क्या है, इसी का हो गया बीमा। तो केजी की घात 1 है तो बीमा क्या होगी, 1 होगी। मीटर की घात 1 है तो इसका बीमा भी 1 होगी। सेकेंड स्क्वायर की घात कितना है, -2 है, तो इसकी बीमा -2 होगी। ये हो गया। अब मूल भौतिक राशि की बीमा क्या क्या होती है उसको देखते हैं। तो लंबाई को L से सूचित किया जाता है। बीमा में लंबाई को L से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से, समय को T से। और ज़्यादातर जो होता है, एकदम अधिकांशतः चीज़ यही तीनों पर अधिकांशतः है, यही तीनों जो होता है मेन होता है, अधिक यूज होने वाला है। और ये यांत्रिकी भी है, ठीक है। और फिर विद्युत धारा को एम्पियर, तो इसको ए से भी सूचित किया जाता है या आई से भी सूचित किया जाता है। और ताप जो होता है इसको थीटा से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, पदार्थ के परिमाण को मोल से। हालांकि इसमें 11th 12th में कोई यूज नहीं है, हो सकता है बीएससी एमएससी में इसका यूज होगा। तो आगे साइंटिस्ट रिसर्चर ये सब जो होता है ना, उसमें ये सब का यूज होता है। तो हमें तो मात्र यही 4 गो पढ़ना है अधिकांशतः 12th क्लास में, 12th और 11th में दोनों मिला करके। और मेन चीज इन्हों के साथ ही लिखा जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। लंबाई को L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, विद्युत धारा को A से, ताप को थीटा से। क्या करना है आपको, याद रखे रहना है। अब देखिए इसके लिखने के क्या नियम होते हैं। तो बीमीय सूत्र लिखने के नियम नंबर 1, बीमीय राशि को मूल भौतिक राशि के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। यानी कि M है, मीटर है, तो इसमें नहीं लिखेंगे, और बीमा में लिखना होगा तो इसको बड़ी वाला M देना पड़ेगा। पहले ही करा है, मूल भौतिक राशि को बड़े अक्षर में लिखे, तो ये बहुत बड़े अक्षर में लिख गया। दूसरा चीज करा है, बीमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। कोष्ठक 3 प्रकार की होती है, एक छोटी कोष्ठ, एक होती है ऐसे मझली कोष्ठ, और ये होती है बड़ी कोष्ठ। तो इस बड़ी कोष्ठ के अंदर ही बीमा को लिखा जाता है। तीसरा चीज, किसी शुद्ध अनुपात, कोई अन्य संख्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, ये सब जो होता है इसका कोई बीमा नहीं होता है। जितना भी त्रिकोणमिति होता है इसका कोई बीमा नहीं होता है। साधारणतः बीमीय सूत्र को यांत्रिकी MLT के रूप में ही लिखा जाता है। जितना भी अधिकांशतः साधारणतः मतलब ये नियम ही है कि MLT के साथ ही बड़े कोष्ठ के अंदर ही लिखा जाएगा। ये हो गया इसके लिखने का नियम। कितने नियम, 4 नियम हुए। पहला नियम कि जितना भी भौतिक राशि होगा उसको बड़ी अक्षर में लिखा जाएगा। दूसरा चीज, बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा जाएगा। तीसरा चीज कि जितना भी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति, इस सब का बीमा नहीं होता, बीमाहीन होता है, और इसे MLT के रूप में लिखा जाता है। MLT ऐसे हो जाएगा, इसे बड़ी कोष्ठ बनाएंगे MLT, और इसी के आधार पर लिखा जाता है। तो देखिए इसका बीमा हम बता देते हैं। लंबाई, दूरी, विस्थापन ही क्या होता है, स्वतंत्र होता है, तो इसका बीमा जो होता है इससे कोई संबंध नहीं होता। ये क्या है, मूल राशि है। और इसका बीमा क्या होता है, L होता है। तो जब अगर हमको L लिखना होगा तो L को कैसे लिखेंगे, MLT तो लिखना पड़ेगा। बताइए इसमें कहीं M है, नहीं है तो M के ऊपर 0, T है, नहीं है तो T के ऊपर 0, L है तो L के ऊपर 1। लेकिन 1 क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ये हो गई। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। और क्षेत्रफल किसे होता है, लंबाई और चौड़ाई से होता है। लंबाई का L होता है, चौड़ाई का भी L होता है। ये हो गया L²। अब फिर वही अपनाएंगे, ऐसे बड़ी कोष्ठक M लिखेंगे, L लिखेंगे, T लिखेंगे। अब कह रहा है कि
स्क्वायर है तो एम एम कहीं है इसमें तो जीरो हो जाएगा, टी है जीरो हो जाएगा, नहीं है। और वहीं एल है तो कितना है, 2 है, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। फिर आयतन वही हुआ एल क्यू ई एम, जो नहीं होता है इस पर जीरो लिख देते हैं, जो होता है उसी का पावर उस पर लिख देते हैं। अब ये हो गया आयतन का, ये हो गया लंबाई चौड़ाई। फिर बात करते हैं घनत्व को। तो सबसे पहले जिसका भी बीमा निकालना होता है उसका पहले सूत्र आना चाहिए, फिर उस सूत्र को छोटा छोटा जितना तोड़ सकते हैं उतना में तोड़िए। जब ई टूट जाएगा तो बीमा और आसानी से निकलेगा। जब भी घनत्व है तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को किससे, द्रव्यमान का मात्रा केजी होता है, और केजी को किससे लिखते हैं, बड़ी एम से। आयतन होता है, आयतन को क्या निकाला गया है, एल क्यूब निकाला गया था, एल क्यूब हो गया। तो फिर इसमें टी नहीं है तो इसमें टी पर जीरो लिख देंगे, और इसमें जो है वह लिख देंगे। फिर अपेक्षिक घनत्व होता है, अपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु की घनत्व होता है द्रव्यमान का पानी का घनत्व। इन दोनों का घनत्व सेम है तो ये कट जाएगा, तो ये सबका पार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात ये क्या है, बीमाहीन है, मात्रकहीन है। फिर चाल तथा वेग, चाल तथा वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी को एल से, एल होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है लेकिन मीटर को एल से सूचित करते हैं, और समय का सेकेंड होता है लेकिन सेकेंड को टी से सूचित करते हैं, तो एल टी हो गया। तो बताइए इसमें कहीं एम है, नहीं है तो जीरो हो जाएगा। एल है, हाँ है एगो, टी है तो हाँ है, तो कितना है, -1, तो यहाँ पर हो गया -1। फिर त्वरण को वेग बटा समय में लिखे, और इसको जब तोड़े तो एल टी टी -2 आया। फिर इसको ऐसे बीमा के रूप में लिख देंगे, इसको भी बीमा के रूप में लिख देंगे। फिर उसी प्रकार दाब का है, संवेग का है, आवेग का है, तनाव का है, कार्य का है, ऊर्जा का है, आवृत्ति का है, कोण का है। देखिए इतना है। इसमें किताब में भी बहुत सारा बीमा दिया हुआ है। जैसे पार्ट 1 अगर आपके पास किताब होगा तो उसके जैसे लास्ट पेज में आप जाइएगा, इधर लास्ट पेज में दिया रहता है आंसर, उसके पहले आप पलटिएगा, उसमें बहुत सारी राशियों का जो होता है क्या होता है, बीमा दिया रहता है। देखिए उसको भी हम भेज देंगे। हालांकि आपके पास जब किताब होगा ना तो उसके लास्ट पेज में आंसर दिया रहता है, और आंसर के पहले ही जितना भी राशि होगा सबका बीमा दिया हुआ है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट भी है जो 12th में एकदम डायरेक्ट रहता है, याद कर लीजिए, 5 से 10 नंबर आसानी से पक्का हो जाएगा। उसको भी हम क्या करेंगे, भेज देंगे। इसे स्क्रीनशॉट देख लो, इसमें बहुत सारा बीमा दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। फिर ये सब भी है, इतना सारा बीमा दिया हुआ है, सब बीमा दिया हुआ है। और ये क्या है, उसका आंसर है। तो आपने बीमा किया हुआ देख लिया होगा। और बात करते हैं बीमीय सूत्र। तो किसी भौतिक राशि के वह व्यंजक जो यह बताती है कि मूल राशि पर कितनी बीमा है, उसको कहते हैं बीमीय सूत्र। हो गया। जैसे हम आयतन का देखिए उदाहरण है, तो आयतन को m0 l पर 3 होता है, t पर 0 होता है। तो इसमें बताइए m कितनी बार है, तो 0 बार है, l कितनी बार है, 3 बार है, t कितनी बार है, 0 बार है। तो वही क्या हुआ, बीमीय सूत्र हो गया। और बीमीय समीकरण, तो जब किसी भौतिक राशि के बराबर में बीमीय सूत्र लिखा जाता है तो उसे बीमीय समीकरण कहते हैं। जैसे इसको खंड बनाकर और इस MLT के रूप में जो लिखे हैं, यही क्या है, यही बीमीय सूत्र है। अब बीमाओं की समघातता का सिद्धांत 11th एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अनुसार किसी भौतिक राशि के समीकरण दोनों पक्षों की बीमा क्या होती है, समान होती है। इसके अनुसार भौतिक राशि के समीकरण में दोनों पक्षों की बीमा समान होती है। जब दो भौतिक राशि की बीमा समान हो तो उन्हें जोड़ा या घटाया जाता है। और समघातता सिद्धांत ऐसे ही, वही समघातता सिद्धांत कहता है। तो बीमाओं की समघातता सिद्धांत क्या कहता है, तो इसके अनुसार भौतिक राशि के समीकरण को दोनों पक्षों की बीमाएं समान होती है। जब दो भौतिक राशि की बीमाएं समान होती है उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। और ऐसे ही किसी चीज का, और ऐसा जांच करने के लिए दीर्घ में पूछा जाएगा, कोई समीकरण दे देगा और उस समीकरण का जांच करने के लिए कहा जाएगा, और उसमें केवल बीमा को लिख देना रहता है और समीकरण को बराबर कर देना रहता है, हो जाता है।
और इस तरह से क्या हुआ, चैप्टर 2 हो गया ख़त्म। देखिए जो होता है पूरा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। जितना भी चीज़ है सब पढ़ लिए। और इस तरह से हमारा एक ही वीडियो में जो हुआ चैप्टर 2 हो गया ख़त्म। चैप्टर 2 का हो गया द एंड। और अगले वीडियो में चैप्टर 3 का होगा, उसका वीडियो बनाएंगे जिसका नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।